आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एशिया के महान बौद्ध सम्राट और तिब्बत के राजा, जिन्होंने तिब्बत को तिब्बत बनाकर हम सबके सामने प्रस्तुत किया, वे स्त्रोंग त्संग गंपो, इनका परिचय ले रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में यह देखा कि सम्राट गंपो ने जब सारे कबीलों को, जो तिब्बत के सारे कबीले थे जो पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे, उन सब के सरदारों को इकट्ठा करके एक प्रदेश का निर्माण किया और सारे सरदारों को एक साथ मिलाकर एक बेहतर राज्य का निर्माण किया। और आज जो तिब्बत हम देखते हैं वो तिब्बत वहाँ से मिला। लेकिन एक दूसरी बात भी इसमें है, और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब सम्राट गंपो ने तिब्बत की सीमाओं का विस्तार करने की ठानी और वो विस्तार करने में लगे, तब उन्होंने चीन के सम्राट को प्रस्ताव भेजा विवाह का उनकी राजकुमारी से, और नेपाल के सम्राट से भी उन्हें राजकुमारी मिली। तो ऐसे दो रानियां उनको मिली, एक नेपाल की राजकुमारी, दूसरी चीन की राजकुमारी। और जब जब वो तिब्बत की सीमाओं से बाहर निकले, चाहे फिर वो पूरब में हो, पश्चिम में हो तिब्बत के, या फिर उत्तर में हो या दक्षिण में, जहाँ भी निकले तो उन्हें बौद्ध संस्कृति मिली, उससे उसकी मुलाकात हुई। और फिर ये बौद्ध संस्कृति चीन की राजकुमारी के द्वारा और नेपाल की राजकुमारी के द्वारा तिब्बत में पहुंची। लेकिन इनके साथ जो शिक्षक गए, जो गुरु गए, जो मार्गदर्शक गए, उन लोगों ने उनकी अपनी बातों को, अपनी संस्कृति को वहाँ थोपने की कोशिश नहीं की। भारतीय शिक्षक भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन किसी ने भी तिब्बत पर अपनी बात को थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि तिब्बत की जो भोट संस्कृति जिसको कहा जाता है, उसी के साथ बुद्ध धम्म को जोड़कर, बुद्ध धम्म क्या है? मूल रूप से नैतिक शिक्षाएं। तो इस नैतिकता को जोड़कर वहाँ जब उन्होंने बुद्ध धम्म को सिखाए तो वो बड़ी अच्छी तरह से फला फूला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेपाल की राजकुमारी अपने साथ दहेज में अक्षोभ्य भैत्रेय और चंदन की तारा की मूर्तियां ले आई थी, और इसी प्रकार चीनी राजकन्या ने भी अपने साथ एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा को रखा था, जो किसी समय भारत से मध्य एशिया और फिर वहां से चीन पहुंची थी। तो देखिए, दोनों तरफ से बुद्ध धम्म के जो सिंबल्स हैं वो तिब्बत में पहुंचे, क्योंकि ये दोनों रानियां, दोनों राजकुमारियां जब रानी बनकर सम्राट गंपो के साथ तिब्बत गई, तो फिर वहाँ वे अपने साथ चीन की राजकुमारी, उनके पास में जो मध्य एशिया से जो पहली बुद्ध मूर्ति पहुंची थी, वो बुद्ध मूर्ति लेकर वो तिब्बत गई। और नेपाल की राजकुमारी जो अंशु वर्मा की बेटी थी, तो वो भी अपने साथ देवी तारा की मूर्ति लेकर गई, वो चंदन की मूर्ति थी। और फिर पड़ोसी देशों को शान शौकत, उनके नागरिक और सांस्कृतिक जीवन को देखकर हिमालय का असंस्कृत योद्धा सम्राट गंपो बड़ा प्रभावित हुआ। और उनको लगा, जब इन्होंने सम्राट गंपो ने देखा इनकी जीवन शैली, इनका जीने का तरीका, तो वे बड़े प्रभावित हुए कि भाई ये एक सुसंस्कृत जीवन है। और फिर चीनी राजकुमारी रानी कोंगजो ने अपनी बुद्ध प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए ल्हासा नगर के उत्तरी हिस्से में रभोछो का मंदिर बनाया। ये संभवतः पहला बुद्ध विहार माना जाता है तिब्बत का। नेपाली राजकुमारी रानी खिरचुन के पास उतना धन नहीं था कि वो अपनी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए मंदिर बनवा पाती। जब ये बात सम्राट गंपो के कान तक पहुंची, तो उसने एक जलाशय पटवा कर ल्हासा राजधानी के मध्य भाग में ख्रू लंग सनंग इसका सुंदर मंदिर बनवाया, जिसे आज भट्टारक गृह कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से दो बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ। एक खिरचुन जो कि नेपाल की राजकुमारी थी और गंपो की रानी थी, और दूसरी कोंगजो जो कि
चीन से आई राजकुमारी और वो गंपो की रानी बनी, और दोनों ने अपने साथ जो बुद्ध प्रतिमाएं लाई उसके लिए उन्होंने एक बेहतर मंदिर भी बनवाए। मंदिर ये बौद्धों की शिल्प कलाओं का और वास्तुकलाओं का नमूना होता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म भारत और चीन दोनों देशों से गया। तिब्बत में जो बुद्ध धर्म गया है वो चीन से भी गया और भारत से भी गया। और शुरू में बुद्ध धर्म को स्थानीय बोनपो धर्म के साथ काफी संघर्ष भी करना पड़ा। वहां का जो मूल धर्म था बोनपो, उसके साथ बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। और अंत में जब बुद्ध धर्म तिब्बत की भूमि पर अपने आप को प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुआ, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध धर्म ने महायान का रूप धारण कर लिया। जब यहां बुद्ध धर्म बोनपो के साथ संघर्ष में आगे बढ़ा और जब उसने अपने आप को प्रतिस्थापित कर लिया, यानी कि लोग फिर बुद्धिज्म को मानने, सुनने, स्वीकारने लगे, अपने आचरण में लाने लगे, तो फिर ये स्थिति बनी कि बुद्ध धर्म ये महायान के रूप में तिब्बत में विकसित हो गया। और फिर जो बोन तथा बुद्ध धर्म दोनों धर्मों के मिश्रण से बना, ये जो महायान बना यहाँ पर, ये बुद्ध धर्म और बोनपो इन दोनों के मिश्रण से बना। हर राष्ट्र की पिछड़ी से पिछड़ी जाति ने भी अपनी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार अपने लिए भाषा का आविष्कार किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है तिब्बत के विकास के क्रम का, कि जब उन्होंने अपने लिए एक विशिष्ट भाषा का अंगीकार किया, आविष्कार किया, तो फिर तिब्बत ही कैसे वंचित रह सकता था। तिब्बत में भी भाषा बोली जाती थी, परंतु उसकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए सम्राट गंपो को वर्णमाला की आवश्यकता पड़ी। देखिए, ये विकास की मतलब मनुष्य जाति के, हम तिब्बत के इस वर्णन को देखकर ये समझ सकते हैं कि मनुष्य जाति किस तरह से अपने आप को विकसित करती चली गई। लोग आपस में बातचीत तो करते थे, जो भी भाषा रही होगी, बोली तो है लोगों के पास बातचीत करने के लिए, पशु पक्षियों के पास भी उनकी बोली है, मनुष्यों के पास भी बोली थी, लेकिन उसे लिपिबद्ध करने के लिए कोई लिपि थी ही नहीं उनके पास, वो जानते ही नहीं थे। तो सम्राट गंपो को एक वर्णमाला की आवश्यकता पड़ी, और फिर उसके लिए सम्राट की आज्ञा पाकर उसका मंत्री थोन्मी संभोटा, जो कि थोन के निवासी थे, अपने 16 साथियों को लेकर भारत गए, मतलब भारत में आए लौटकर, और वहां की लिपि एवं भाषा का उन्होंने गहन अध्ययन किया। और फिर इस अध्ययन के साथ देखिए भाषा के विकास का ये क्रम शुरू होता है। और फिर उन्होंने स्वदेश लौटकर संभोटा ने भोट भाषा के लिए वर्णमाला बनाई। जब यहाँ से वो वर्णमाला सीख कर गए और फिर वहाँ के लिए उन्होंने नई वर्णमाला बनाई। अब देखिए कि आगे का सफ़र कैसा रहा, इस यात्रा से आपको जोड़ेंगे। तिब्बत की यात्रा चल रही है इस समय, इस यात्रा से जोड़ेंगे, लेकिन ये वक्त पूरा होता है तो यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी बात में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।